आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक शिक्षक आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है, पिछले पेपर को जो भी आपने लिखा है या फिर नहीं लिखा है उसको बिल्कुल भूल जाइए। उसको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आगे आने वाला जो आपका पेपर है हिंदी इलेक्टिव, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में फोकस कीजिए। पिछला क्या गया नहीं गया उससे कोई मायने नहीं रखता। उसको क्या आप बदल सकते हो, उसको सुधार सकते हो? बिल्कुल नहीं सुधार सकते हो। लेकिन बचे हुए समय में अगर आने वाला जो आपका पेपर है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो वो पेपर आपका सुधर जाएगा ना। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। आखिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अच्छा परसेंटेज आप क्यों लाना चाहते हो? ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन हो सके, आगे आपका भविष्य सुधर सके। उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके लिए आपको सीयूईटी भी क्रॉस करना होगा, आगे आपको सीयूईटी की भी पढ़ाई करनी होगी। तो इसीलिए आप मेहनत करने की आदत डालिए, ना कि आप इधर उधर टाइम बर्बाद कीजिए। आदत अगर आपका मेहनत करने का रहेगा ना, सीयूईटी यूं निकल जाएगा और आराम से आप, कम नंबर भी रहेगा अगर 12वीं में, आराम से आपका गवर्नमेंट कॉलेज में 500,000 रुपये के अंडर में एडमिशन हो जाएगा। इससे बेहतर आप क्या चाहते हो? तो चलिए बिना देर किए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टोटल 3 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। पहला जो चैप्टर है वो आपका वसंत वाला चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है वो आपका खा उजाड़ जो सभ्यता है मालवा वाला चैप्टर उसका, और जो तीसरा चैप्टर है वो आपका 12 मानसा। इन तीनों चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए इंग्लिश कोर में क्वेश्चन घुमा दिया था, तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यह आपका 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा। समझ में आया ना? और वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सभी को सुनकर वीडियो को छोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है? कवि को कैसे पता चलता है कि वसंत आ गया है? तो ध्यान से देखिएगा। कवि ने देखा कि छायादार वृक्षों पर पंछी कूकने लगी है। जो छायादार वृक्ष है उसमें पंछी कूकने लगी है, जैसे कोयल कूकने लगते हैं। पतझड़ का प्रभाव स्पष्ट हुआ, पतझड़ भी हो गए थे। पेड़ के पीले पत्ते जमीन पर गिरे और उनके चुरमुराए आवाज को कवि ने सुना। पतझड़ में क्या होता है, पत्ते जो हरे होते हैं वह सूख कर पीले हो जाते हैं और जमीन में क्या होता है, गिर जाता है। उसके बाद जैसे आप उसमें पैर रखिएगा उसी तरीके से कवि ने पैर रखा और उसके बाद उससे आवाजें निकलती है चुरमुराने जैसा। सुबह की हवा फिरकी की तरह गोल गोल, फिरकी एक होता है खिलौना, मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरीके से। अब इसको लेकर दौड़िएगा ना तो ये गोल गोल घूमेगा हवा में, खास करके बसंत वाले तेज हवाओं में। तो उसी की तरीके से गोल गोल घूमते हुए कवि के पास फिरकी के जैसा हवा आई और उसी तरह गोल गोल नाचती और कुनकुने पानी में नहाकर, थोड़ा सा गर्म हवा आई थी, नहाकर खिली सी आकर चली गई। इस तरह कवि ने जाना कि वसंत आ गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत पंचमी के अमूक होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों बताया? अमूक कहने का मतलब है आने का प्रमाण कैसे दिया कवि ने कि हाँ वसंत पंचमी आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट में सारा आंसर है। पहला देखिए, वसंत पंचमी के अमूक दिन होने का प्रमाण कवि ने यह बताया कि उस दिन उसके दफ्तर में छुट्टी थी। वसंत पंचमी के लिए रिलेटेड छुट्टी होगा उसके दफ्तर में। दूसरा रीजन उसके ऐसा बताने का कारण यह है कि आधुनिक यानी आज के जीवन शैली, आज जिस तरीके से लोग जी रहे हैं उसी का मतलब होता है आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को आत्मपरक बना दिया है। आत्मपरक कहने का मतलब है, आप यहां पर इस वर्ड को छोड़कर यह भी लिख सकते हो कि आज के जीवन शैली में मनुष्य को सिर्फ अपने बारे में ही सोचने के लिए विमर्श कर दिया है। सिर्फ लोग अपने बारे में सोचते हैं, बाहर में वातावरण क्या है, प्रकृति क्या है, किस तरीके से मौसम चेंज होता है, इसके बारे में बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसकी दुनिया घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक में सिमट कर रह गई है। यानी आजकल के लोगों की जिंदगी क्या है, घर से काम करने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर काम करके घर आ जाते हैं, बस। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कोई मतलब नहीं है और इसलिए प्रकृति में आए परिवर्तनों से वह अनजान रहता है। यानी उसका प्रकृति से लेना देना है नहीं, इसलिए वह नेचर से अनजान रहता है, उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। इसी कारण कवि ने अपने दफ्तर में होने वाले छुट्टी से ही वसंत पंचमी की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। और इसी कारण जब किसी को किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो कवि ने देखा कि दफ्तर में छुट्टी है, किस लिए भाई, तो वसंत पंचमी के लिए, और इसी के साबित होने के कारण ही उनको प्रमाण मिला कि हाँ वसंत आ चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? कवि क्या चिंता कर रहा है इस कविता में, क्या चीज का उनको टेंशन हो रहा है, उसका प्रतिपाद्य लिखे। तो देखिए यहाँ पर वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है, उसे पुनः कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, ये तो चिंता है। दूसरे नंबर पर देखिए, कवि यह विचार प्रकट करता है कि आज भी पहले की तरह की ऋतुएं में, यानी पहले की जैसा जो ऋतु है यानी मौसम है उसमें स्वाभाविक रूप से बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और निरपेक्ष बने रहते हैं, बस अपने मतलब से जीते रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आज भी पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती है, पलाश के वन लाल लाल फूल से दहक उठते हैं,
कोयल भ्रमण मस्ती भरे गीत गाते हैं, परंतु हमारी निगाह तो उन पर बिल्कुल भी नहीं है, जाती भी नहीं है। ये सारी चीज़ों का टेंशन है कवि को। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को इतना आत्मपरक और भावहीन कर दिया है। आत्मपरक खुद के बारे में सोचने के लिए, बाहर में क्या हो रहा है प्रकृति में उससे कोई मतलब नहीं है। भावहीन कहने का मतलब है बाहर में प्रकृति में जो भी चीज़ होता है उसके भाव को वह महसूस ही नहीं करते हैं, भावहीन हो चुके हैं। वह प्रकृति को परिवर्तनों को अनुभूति यानी महसूस करना, अनुभव करना से नहीं बल्कि कैलेंडर और दफ्तर की छुट्टी से जान पाते हैं। आगे देखिए, कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से रागात्मक संबंध समाप्त होता जा रहा है। जो दोनों के बीच में, रागात्मक कहने का मतलब होता है दोनों के बीच में एक अटूट संबंध, वो खत्म होता जा रहा है, जिसे फिर से स्थापित करना चाहता है कवि। और यह आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध अगर वो टूट जाएगा ना, आने वाले टाइम में बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ेंगे लोगों को। तो आप इतना लिख सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत के आगमन पर पेड़ों के पत्तों और हवाओं की चाल में क्या परिवर्तन आ गया? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, जब वसंत आ गया यानी वसंत के आगमन पर पेड़ों के पत्ते पीले पड़कर सूख गए थे। वे पेड़ों की शाखाओं से टूटकर सड़क के किनारे लाल बजरी पर गिरे पड़े। लोगों के पैरों के नीचे पड़कर वे सूखे पत्ते, चरमर की आवाज़ें निकल रही थी उससे, जैसे वहाँ पर सूखे पत्तों में पैर रख रहे थे। हवा खिली हुई गर्माहट से भरी फिरकी की तरह नाचती हुई चलने लगी, जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो। तो आप हवा और पेड़ के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, इसी तरीके से आपको उत्तर देना है। आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका 12 मासा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 10वां महीना, इसके बाद 11वां महीना, उसके बाद 12वां महीना, शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप एक दिन में आपका जो नेक्स्ट एग्जाम पेपर है 9 तारीख को, उसमें आप बेहतर कर सको। 10 में ठंड के मौसम की शुरुआत होती है, 11वां में थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड होता है, 12वां में बहुत कड़ाके की ठंड होती है, और जनवरी अगर आगे आप क्रॉस कीजिएगा, जैसे आपका ये फरवरी है, तो यहाँ तक आपका पतझड़ आने वाला मौसम आ जाता है। तो ये 3 महीने को इस चैप्टर में डिफाइन किया गया है, ठीक है, कविता के माध्यम से। आप इतना समझ लीजिए, बाकी आप समरी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किए गिरते हैं, इससे विरहणी का क्या संबंध है? तो देखिए इसके आंसर को ध्यान से समझिएगा। वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके फागुन मास, मास का मतलब होता है महीना, ठीक है। फागुन यानी 10वां महीना जो होता है ना, उसी को फागुन बोला गया है। तो फागुन मास में गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिए फागुन महीना में क्या होता है, वृक्ष के पत्तियां तथा ढाके, ढाके क्या होता है, इससे आपको कोई मायने नहीं रखता, पेड़ में ही होता है, तो वो गिरने लगते हैं फागुन माह में। और ऐसे ही मनोदशा विरहनी नायिका इस माह में होती है। इस लाइन का यही अर्थ है, यहाँ पर जो दशा इस महीने में हुई है पेड़ पत्तों की, पत्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वही मनोदशा यहाँ पर विरहनी नायिका, इस कविता में नायिका है उसी की बात हो रही है। उसी तरीके से उसके भी साथ दुख यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस माह में जैसे शाखाएं, शाखाएं का मतलब होता है पेड़ की डाली, उन डालियों से, शाखाओं से फलों तथा फूलों से रहित, यानी उससे फल और फूल रहित का मतलब क्या होता है, मतलब हट जाते हैं, ठीक है, यानी हवाओं से गिर जाते हैं, और वन ढाकों से भी रहित हो जाती है, यानी हट जाते हैं, गिरकर बिखर जाते हैं। ऐसे ही स्थिति विरहनी की होती है। वनस्पतियां उदास हो जाती है, जो वनस्पति है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पति है वह उदास हो जाती है, बंजर हो जाती है। किंतु वियोगिनी, वियोगिनी भी इन्हीं को बोला गया है, ठीक है। वियोगिनी तो दुगुनी उदास हो रही है, क्योंकि एक तो वह फागुन मास में रंग नहीं खेल पाती है, दूसरा पति वियोग की वेदना। देखिए योग का मतलब होता है साथ रहना, अभी इनके पति है ही नहीं, तो वह रंग किनके साथ खेल पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी वेदना है, दुख का प्रकट है। वह कहती है कि सब रंग खेल रहे हैं, किंतु मुझे लगता है जैसे होली जल रही है। पति पत्नी में अगर पति ना रहे तो उसको तकलीफ होगा, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहनी यानी नागमती, ठीक है, विरहनी जो इस कविता में नागमती है, की व्याथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में करे। तो देखिए वह अगहन महीने को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। नागमती, अगहन के महीने में ठंड अधिक पड़ती है, दिन में भी आसमान बादलों से घिरा रहता है, यानी सूरज भी नहीं निकल पाता है, बादल से घिरे रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो रात सी है। विरहनी काले बादलों को देखकर कहती है कि यह दारुण दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है, कैसे दूर किया जाए। इस महीने में आग भी ठंडी लगती है। उनका ये कल्पना है, ऐसा नहीं होता कि आग ठंडी लगती है, उनका ये कल्पना है जो यहाँ पर अपने शब्दों में बयां कर रही है। और यह विरहनी के जिया को, यानी उसके जीवन को और भी अधिक जलाती है। नहीं बोलते जिया, तो वो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, उनके जिया को और भी तकलीफ देती है, जलाती है। विरहनी पति वियोग में ऐसे जलती रहती है ज्यों दीपक की बाती, यानी धीरे धीरे, जियो का मतलब धीरे धीरे, जैसे दीपक की जो बाती जलती रहती है उस तरीके से कष्ट दे रही है। ये हो गया इसका उत्तर। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ महीने में विरहनी को क्या अनुभूति होती है। माघ के महीने में विरहनी को क्या अनुभूति होती है? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, माघ
महीना शीत ऋतु के उत्कर्ष का महीना होता है। देखिए तीनों महीने के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, किसी भी एक महीने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। माघ महीना शीत ऋतु के उत्कर्ष का महीना होता है। इस महीने में पाला पड़ने और वर्षा होने के कारण जाड़ा और भी बढ़ जाता है। गर्म वस्त्र भी शरीर को गर्माहट देने से असमर्थ भी रहता है। कपड़े कितनों ढको लेकिन फिर भी ठंड लगती है। ऐसे समय में विरहिणी की दशा अधिक दयनीय हो जाती है, अत्यंत दयनीय हो जाती है। उसके शरीर को वर्षा के छींटे, ठीक है, उसके शरीर को वर्षा के छींटे और पाले से ठिठुरन जैसा होने लगती है, वह ठिठुरती रहती है। आंखों से बहते आंसू भी उसे कांपते हैं, ठंड के मारे उसके आंखों से भी आंसू निकल रही है। और विरह दुख की सघनता शरीर को छिन्न बना देती है और शरीर तीर्ण की तरह हिलने लगता है और शरीर कांपने लगता है ठंड के मारे। नागमती ने माघ की पृष्ठभूमि में उपयुक्त प्रकार से अपनी और समस्त वियोगिनियों की विरह भूति का वर्णन किया है। तो जितना आपको समझ में आ रहा है ना, उस तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो माघ महीने के बारे में विरहिणी का क्या अनुभव था, अनुभूति था, वो यहाँ पर इन्होंने बताया। यानी आपको इतना लिखना है कि मौसम के आधार पर विरहिणी बताती है कि इस मौसम में कितना ठंड लगता है, उसी तरीके से वह अपनी दुखों को प्रकट कर रहे हैं, उनके साथ इस ठंड में कितना ज़्यादा दुख प्रकट हो रहा है। आगे देखिए 4 नंबर, ने 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर, पाठ्य पुस्तक में जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत के 12 मास के एक अंश का वर्णन है। ध्यान से समझिएगा, पाठ्य पुस्तक में जायसी जो कवि है, इसके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत, इसी के 12 मास के एक अंश का वर्णन है, ठीक है। पद्मावत का ही एक अंश 12 मास है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है, उसके दुखों का वर्णन किया है। इस पद में कवि ने शीत ऋतु के पौष, ठीक है, और अगहन मास में नायिका की विरह दशा, जो भी उनकी तकलीफें होती है, उस दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने इसमें नायिका के विरह के बाद उसकी दशा के विषय की अभिव्यक्ति की है, यानी उसको व्यक्त भी किया है। तो ये हो गया आपका 12 मासा का। आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, मालवा का उजाड़ सभ्यता। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अगर क्वेश्चन ना पूछे, कम से कम मैक्सिमम 2 क्वेश्चन अगर ना पूछे, तो समझिए बोर्ड एग्जाम का पेपर ही बेकार है। सबसे घटिया एग्जामिनर होगा जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो भी मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहे या फिर 3 नंबर का। तो चलिए इसमें 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन उसको डिटेल से कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समरी बताया था। आप कोशिश कीजिएगा ना, मेरा हिंदी इलेक्टिव का जो भी प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तो वहाँ बहने वाली सभी नदियाँ, तालाब और बावड़िया कुएं के जैसा ही होता है, ठीक है, जैसे कुआं होता है, और नाले आदि पानी से भर जाते हैं। उन्हें देखकर गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती, यानी उसको देखकर, यानी इससे कहीं ना कहीं कुछ बेहतर हो रहा है, नदियाँ भर रही है और बावड़िया भर रही है, तो इस तरीके से। हालांकि इससे तकलीफ भी है। तो आगे देखिए, दूसरे जल स्रोत के जीवंत रहने से धरती में पानी की भी कमी नहीं होती है। दूसरे जल स्रोत कहने का मतलब है जैसे कि तालाब हो गया, बावड़िया हो गया और नदियाँ हो गई, यहाँ पर ये सारे क्या जल स्रोत है। अगर यहाँ पर इसमें पानी मौजूद रहेगा तो इससे तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। और पहाड़ के काली मिट्टी प्रचुर अन्न पैदा करती है। वर्षा होगी तो ऑब्वियसली धरती क्या होगा, नमी बनाए रखेगा और इसमें किसान जो है वो फसल को उगा सकेंगे, अन्न पैदा कर सकेंगे। मालवा में बारिश का एक उत्सव जैसा माहौल लाती है। जैसे मालवा में अगर बारिश हो जाता है तो बहुत ही लोग खुश होते हैं, उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि कभी कभी जब यह ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़्यादा वर्षा अगर हो गया, तो लोग कुछ परेशान और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ज़्यादा वर्षा होने पर स्वाभाविक बात है लोग परेशान हो ही जाते हैं, क्योंकि चलने आने जाने में सड़कें जो होते हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, जिस कारण से तकलीफ होता है लोगों को। लेकिन कुल मिलाकर मालवा के लिए बरसात की झड़ी का बने रहना एक खुशी की बात है, एक सुखद अनुभव है, क्योंकि सारे जल स्रोत भर जाते हैं। जीवन जीने के लिए पानी से बड़ा चीज़ कोई भी नहीं है। पानी नहीं है तो आप जी ही नहीं सकते हो। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। आज की जो सभ्यता है इन नदियों को, जो नदी है उसको गंदे नाले के जैसा बना रहे हैं, उसके पानी को। तो कैसे, देखिए हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है। इसका कारण है आज का औद्योगिक विकास, जो फैक्ट्री वगैरह जो हम लोग लगा रहे हैं विकास के लिए, ताकि पैसा कौड़ी बढ़े, रोजगार बढ़े, वो क्या है, एक नदियों के लिए अभिशाप है। उद्योगों का कूड़ा कचरा इन नदियों में गिरा रहे हैं, ठीक है, गिर रहा है और नदियों के पानी को गंदला कर रहे हैं, उसमें गंदगी भर रहे हैं। हम भी अपने शहर की गंदगी को इन नदियों में बहाकर इन्हें गंदे नाले के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। आज की औद्योगिक सभ्यता ने
अपसंस्कृति को बढ़ावा दिया है। और यह अपसंस्कृति यानी आज की जो संस्कृति है जिसको सिर्फ रुपया से मतलब है, यह नदियों की पवित्रता पर ध्यान नहीं देती। अब नदियों के प्रति माँ का भाव भी मिटता चला जा रहा है। नदियों में एक आस्था होती है कि हाँ नदी माँ है, माँ समान हम इसे रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वो सारा रिस्पेक्ट कूड़ा कचड़ा के जैसा बहा दे रहे हैं। नदी खत्म हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाओ उजाड़ जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये जो यहाँ पर वर्ड लिखा गया है अपना मालवा वाला कविता में, तो आखिर इसके आधार पर क्या घोषणा की गई है अपना मालवा के लिए, वो टिप्पणी लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, अमेरिका का जीवन दर्शन यूरोप से मेल खाता है। जैसे जीवन जीता है अमेरिका, वो उसकी दशा जो है वो यूरोप से मिलती जुलती है, क्योंकि अमेरिका के लोग वस्तुतः यूरोप के प्रवासी लोगों की संतान है। अमेरिका एक धनी देश है, वह अपने को धन बल से विश्व की महाशक्ति बन चुका है, यानी पैसे कौड़ी से अमेरिका बहुत बड़ा बन चुका है। अमेरिका अपने धन की सत्ता को खोना नहीं चाहता है, और वह अपने धन की जो सत्ता है, पैसे के बलबूते पर जो साम्राज्य बनाया उसको खोना नहीं चाहता, यह उसकी मजबूती है। और अमेरिका में यानी वहाँ धन का बड़ा महत्व है। यही हाल यूरोप के विकसित देशों का भी है, लेकिन यह पश्चिमी जीवन पद्धति पृथ्वी के अस्तित्व के लिए संकट भी पैदा कर रही है। यदि इसी तरह चलता रहा तो समस्त यानी पूरा पृथ्वी के लिए जो संकट होगा उससे यूरोप और अमेरिका भी नहीं बच सकेगा। इस प्रकार के विनाशील तत्व कार्यों पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। आखिर क्या विनाश आएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। पूरी जो पृथ्वी है ना, यहाँ पर भी ध्रुवीय क्षेत्र है और यहाँ पर भी ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर ऊंची बर्फ की परत है। आप लोग इतना जानकार जरूर होंगे कि जो फैक्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा विषैले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसें उत्पन्न करती है, गैसें छोड़ती है, जिससे वातावरण में टेम्परेचर की मात्रा बढ़ रही है। और अगर धीरे धीरे और बढ़ेगी तो इसका मतलब जो बर्फ है वो पिघलेगा, और जब पिघलेगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में ही वह बहकर आएगा। और पृथ्वी में सोचिए इतना ऊंचा परत अगर पिघल कर आ जाएगा, अमेरिका भी चला जाएगा। और इस पर इसीलिए यहाँ पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना मालवा पाठ में लेखक का कहा उजाड़ू सभ्यता से क्या तात्पर्य है, यूरोप और अमेरिका की इस सभ्यता के विकास में क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ पर अपना मालवा पाठ में लेखक का खा उजाड़ सभ्यता से क्या मतलब है, पहले आपको इसको उत्तर लिखना होगा। फिर जब इसके उत्तर को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ दे दीजिएगा। यूरोप और अमेरिका की इस सभ्यता के विकास में क्या भूमिका, उसके बाद फिर पैराग्राफ छोड़कर क्या लिखना है, यूरोप और अमेरिका की इस सभ्यता में जो खाओ उजाड़ सभ्यता है इसमें इसकी क्या भूमिका है, विकास में क्या भूमिका है। खैर तो ये विकास के नाम पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, अमेरिका और यूरोप की जीवन पद्धति खाओ उजाड़ है, अर्थात खुद खूब खाओ और दूसरों को उजाड़ो। ठीक है, खाओ उजाड़ो का मतलब क्या हो गया, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए कि भाई खुद खूब खाओ और दूसरों को उजाड़ दो। इसमें उनका अपना स्वार्थ है, वे इस जीवन पद्धति पर कोई समझौता भी नहीं करना चाहते हैं। धरती का वातावरण आज इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अनेक गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, अब सोच लीजिए। इसमें यूरोप और अमेरिका की बड़ी भूमिका है। ये दोनों देश कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से ही निकलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उद्योग फैक्ट्री वगैरह है, और इस हालत ख़राब होते हुए भी अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह इस बात को मानता ही नहीं कि धरती के वातावरण के गर्म होने से यह सब गड़बड़ी हो रही है। वह इस खाओ उजाड़ जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करने वाला है। इसलिए धरती के वातावरण के गर्म होने से इन देशों की बहुत बड़ी भूमिका है। किसकी? अमेरिका और यूरोप की। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 2 पार्ट में आंसर है, एक ही जगह पर है। आप एक पार्ट को कवर करने के बाद जो खाओ उजाड़ सभ्यता का जो यहाँ पर परिमाण दिया गया है यानी परिभाषा दिया गया है उसको लिखने के बाद ढूंढ लीजिएगा यहाँ पर कि अमेरिका की क्या भूमिका है। ठीक है, उसको फिर पैराग्राफ छोड़कर लिखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अपना मालवा में लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो देखिए इसका उत्तर, लेखक प्रभास जोशी कहते हैं कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है, इस कारण वह व्यथित है, वह हिलोरे लेकर बह रही है। किसी स्थान पर उसका तल भी दिखता है और कहीं कहीं वह अत्यंत गहरी हो जाती है। जो आपका नर्मदा नदी है वहाँ पर बांध बनाने से क्या मुश्किलें हो रही है और नदी के लिए क्या स्थिति हो गई है, वो कवि कहना चाहते हैं कि इसके निर्माण से नदी का पानी अब हिलोरे ले रहा है, टकरा रहा है इस बांध से और हिलोरे ले रहा है। किसी स्थान पर उसका तल भी दिख रहा है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गहरा है। नर्मदा में बार बार बाढ़ आती रहती है। इस सब के बावजूद नर्मदा नदी में खूब पानी है और तेज गति से बहती जा रही है। कहीं कहीं तो यह शांत और गंभीर रूप में भी बहती है। ये वर्णन आपका नर्मदा नदी के बारे में इस कविता में है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभास जोशी ने इस रचना का शीर्षक दिया क्या, अपना मालवा खाओ उजाड़ सभ्यता में इस शीर्षक का आशय स्पष्ट करे, इसका अर्थ क्या है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, खाओ उजाड़ सभ्यता का आशय स्पष्ट है कि आज की सभ्यता अत्यधिक उपभोग आधारित सभ्यता है। सिर्फ
सामान ही बनाना चाहती है, वो भी अपने उपयोगी वाले सामान, उसके लिए पर्यावरण भाड़ में जाए। उपभोग्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए हमने नदी, नालों, तालाबों और कुएं को उजाड़ दिया, वनों की अंधाधुंध कटाई कर दी, पर्यावरण में घोर असंतुलन आ गया और इस कारण वर्षा में कमी भी आ गई है। भूगर्भ का जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, धरती गर्म हो रही है, वातावरण भी गर्म हो रहा है, ध्रुवों की बर्फ भी पिघल रही है, लद्दाख में बर्फ जमने की बजाय पानी गिर रहा है। लद्दाख में बर्फ की बारिश होती थी, जबकि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब वर्षा हो रही है बर्फ़ की, तो वर्षा होते होते नीचे जब आ रही है ना, तो चारों तरफ वातावरण में गर्मी बढ़ गई है। अब गर्मी के कारण वो बर्फबारी नहीं हो रही है, बल्कि वह पानी गिर रहा है। बाड़मेर डूब रहे हैं, बाड़मेर जो है वो डूब रहे हैं। यूरोप, अमेरिका में गर्मी बढ़ रही है। यह सब क्षयी विकास का नतीजा है। हमने प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण की चिंता छोड़ दी है, जैव विविधता को भी नष्ट कर दिया है और इसका परिणाम आज की दुनिया का तबाही की ओर बढ़ना है। पहले लोग प्रकृति से जितना लेते थे उतना देने की भी कोशिश करते थे। अगर वन के पेड़ काटते थे तो लगाते भी थे, जबकि आज वैसा कुछ नहीं है। उपभोग के साथ साथ संरक्षण भी चलता था। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए अगर आप फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हो तो उसके लिए संरक्षण भी जरूरी है। किसकी संरक्षण? पर्यावरण की संरक्षण। आज यह बात बिल्कुल भूल गई है। मालवा भी इस खाओ उजाड़ सभ्यता की मार से बच नहीं पाया। जहां डग डग रोटी और पग पग नीर की बहुताया थी, वहां भी अब दुष्काल पड़ने लगे हैं। प्रभाष जोशी ने रिकॉर्ड के आधार पर इस सच को उजागर किया, इसलिए उनके द्वारा लिखित पाठ का शीर्षक अर्थपूर्ण है, यानी खाओ उजाड़ सभ्यता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। अपना मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज जैसे राजाओं ने पानी के रखरखाव के क्या प्रबंध किए थे? यानी यूरोप और अमेरिका से जो इंजीनियर पढ़कर आए थे, उनका मानना था कि भारत में पहले यानी इतिहास में जल के प्रबंधन के बारे में नहीं जानते थे, उनका ज्ञान नहीं था, जबकि ये सारा कुछ झूठा बात था। जो अमेरिका और यूरोप से पढ़ के आएगा तो उसी का ना गुण गाएगा। भारत में बहुत प्राचीन काल से, जैसे कि विक्रमादित्य राजा, भोज राजा, मुंज राजा, इन्होंने पानी को कैसे रखरखाव किया जाए, पानी के स्रोत को कैसे बनाए रखे, ये सारी व्यवस्था की है। तो देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट में क्या क्या व्यवस्था किए थे। तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण करवाए थे। देखिए यहाँ पर इसके उत्तर में आप लोग ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। 2 पॉइंट में आप उत्तर दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण करवाए थे ये राजा, ये तीनों। तो देखिए मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि राजा इस बात से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में, मालवा जो था वो पठारी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के इलाके में ही ये आपका मालवा क्षेत्र आता है। तो पठारी होता है, पठारी मतलब पहाड़ से छोटा रहता है और मैदानी क्षेत्र से ऊंचा रहता है, पत्थर वाला इलाका होता है जहाँ पर पानी का स्रोत कम होता है। तो पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने तालाबों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। दूसरा देखिए यहाँ पर भूमिगत जल का संरक्षण। जमीन के अंदर में जो कुएं हो गए, अंदर में खुदाई करके जो पानी हम लोग निकालते हैं पीने के लिए, तो भूमिगत जल का भी संरक्षण किए थे। इन राजाओं ने तालाबों तथा बावड़ियों का भी निर्माण करके बरसात के पानी को इकट्ठा किया, ताकि इस पानी का उचित प्रयोग किया जा सके और भूमिगत जल को जीवित रखा जा सके। भूमिगत यानी जमीन के नीचे में जो जल स्रोत है उसको भी बरकरार रखे। इससे भूमिगत पानी का बचाव हुआ और बरसात में व्यर्थ बह जाने वाला पानी का भी प्रयोग हो गया, ठीक ढंग से होने लगा। तो ये राजाओं ने किए थे। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। कथन के संदर्भ में लेखक का भाव स्पष्ट करें। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए आ गया। अब यहाँ पर ये वीडियो में आपने नहीं देखा था तो क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं लिख पाओगे? अपने माइंड से और अपने दिल से क्वेश्चन को लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। नर्मदा नदी है भाई, है ना, और उस नदी को सभी कोई आस्था रखते हैं कि उसको माँ मानते हैं, तो माँ मानते हैं। तो इससे स्पष्ट आपको कर देना है कि इसमें क्या लेखक बताना चाहते हैं कि भाई आस्था है माँ मानने का और यहाँ पर बांध बना दी है जिस कारण से, और यहाँ पर सारे कचरा वगैरह जो भी है वो सारा यहाँ पर बहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तकलीफ देने वाली बात है। अगर इस तरीके से भी कुछ भी लिख दो ना, नंबर नहीं कटेंगे। लिखने का टेक्निक होता है, आप रोने लगते हो, आप तकलीफ में रहते हो, आप टेंशन हो जाती है, वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो खैर जो भी है, यहाँ पर देखिए इसके आंसर को, संस्कारों को मान्यता। आखिर माँ क्यों मानते हैं, कभी माँ का वर्ड क्यों यहाँ पर बोला गया है नर्मदा नदी को? तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट तो संस्कारों को मान्यता। तो इसमें क्या लिखना है, हमारे देश में प्राचीन संस्कारों को बहुत मान्यता दी गई है। ये तो स्वाभाविक बात है और सही भी है। हम बहुत पहले ही नदियों को माता के रूप में मानते आए हैं, क्योंकि इनका जल हमारा पोषण माँ के समान करता है। जैसे माँ हमारा पाल पोषण करती है, उसी तरीके से नदियाँ भी हमें पोसती है, पालती है। लेखक भी प्राचीन मान्यताओं तथा संस्कारों को पूरी तरह मानता है। लेखक भी पुराने जो मान्यताएं हैं और संस्कार है उसको भी मानता है, अतः वह नर्मदा को मैया मानता है, इसलिए वह नर्मदा नदी को मैया मानते हैं। दूसरा देखिए टॉपिक, नदियों का महत्व। 2 टॉपिक में इसके आंसर को लिखना है। एक तो आपका पुराने संस्कृति है जो हमारी, ठीक है, संस्कारों का जो मान्यता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा नदियों का महत्व। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक नदियों के महत्व को स्पष्ट करते, कितना जरूरी है हमारे लिए नदियाँ। नदियाँ हमारे लिए जीवन दायिनी है।
वो हमें जीवन देती है, उन्हीं को जल को हम पीते हैं तथा उसी के द्वारा अनाज उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार मानव जीवन में नदी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक स्वयं कहता है कि इससे हम बने हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? क्या मानते हैं आप? अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी अगर पूछा जाए, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की सभ्यता है, अपसभ्यता है, तो स्पष्ट करें। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, आधुनिक युग में विकास की औद्योगिक सभ्यता किस प्रकार उजाड़ की अपसभ्यता में बदल रही है, तो देखिए तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। लेखक को आज की विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की सभ्यता या फिर अपसभ्यता इसलिए लगती है कि अंधाधुंध प्रगति और विकास की होड़ में हमने जीवन का पर्याय समझे जाने वाले जल और उसके भू सतही तथा भूगर्भीय स्रोत को बड़ी हानियां पहुंचाई है। यानी जो जमीन के अंदर के स्रोत है जल के और भूमि सतह पर जो भी स्रोत है उसको बिना समझे जाने हमने बहुत ज़्यादा तहस नहस कर दिया। हमारी नदियाँ मृत प्राय हो गई है, मरने के लायक हो गई है, सूखने के लायक हो गई है। आज वे जल वाहिनी के स्थान पर रासायन कचरा वाहिनी हो गई है। वहाँ पर जल नहीं, केमिकल रसायन पदार्थ वगैरह बहती है। केमिकल रसायन बहने वाला नदी बनकर रह गई है। जगह जगह बने बांधों ने उसकी धाराओं को तोड़ दिया है। जो बांध है, ठीक है, जैसे नदियाँ ऐसे रहती है, अब ये बेचारा यहाँ पर बह रहा था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर बांध बना दिए तो इसकी जो धारा है वो कहीं ना कहीं रुक गई। इसका धारा का जो रास्ता है वो हमने दूसरी ओर बदल दिया है, मोड़ दिया है और धीमी कर दिया है। भूमि गर्भीय जल का अंधाधुंध दोहन भी खतरनाक है। बहुत कुछ ऐसा ही हाल अन्य पर्यावरणीय घटकों का भी है। ये सभी संकट इसी उजाड़ की अपसभ्यता या औद्योगिक विकास की सभ्यता का ही देन है। हम लेखक के विचारों से पूर्णतः सहमत है। तो इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती का वातावरण क्यों गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है, पठित लेख के आधार पर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अमेरिका क्या चाहता है भाई? अमेरिका चाहता है कि उसका देश जो है ना वो सर्वगुण संपन्न हो जाए, पैसों से, संस्कार जा भाड़ में, पैसों से, रुपया से। उसके लिए अमेरिका यूरोप जैसे देश क्या करता है, फैक्ट्री लगाता है चारों तरफ, और जिस कारण से क्या हो गया है, वातावरण में 3 डिग्री प्लस टेम्परेचर बढ़ गया है। अब 3 डिग्री प्लस टेम्परेचर बढ़ गया तो भाई क्या होगा, जो बर्फ है ध्रुवीय क्षेत्र में वो तो पिघलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यूरोप और अमेरिका भूमिका निभा रही है पूरे वातावरण को गर्म करने में। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वीडियो को रोककर। ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले करता हूँ, ठीक है, आप लोग इतना समझदार हो। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। गांवों में बरसात से प्रसन्नता और पीड़ा दोनों मिलती है, क्यों? गांवों में बरसात से खुशी भी मिलती है और दुख भी होता है, क्यों? तो देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है भाई। अगर तेजी से वर्षा होगी ना तो नदियाँ भर जाएगी, तालाबें भर जाएंगे, कुएं भर जाएंगे। इस अगर कविता की अगर बात करें तो बावड़ियाँ भर जाएगी जो कुएं के जैसा होती है, यानी जो भी जल स्रोत है वो भर जाएंगे और जल स्रोत ऊपर आएगा, जिससे किसान फसल करेंगे और अनाजें उगेगी। लेकिन अगर तेजी से ज़्यादा वर्षा हो गई तो क्या हो जाएगा, सड़कें में पूरी तरीके से पानी भर जाएगा, नदियों में बाढ़ आ सकती है और चारों तरफ आने जाने का भी रास्ता ठप हो जाएगा। तो इतना भी लिख दीजिएगा ना तो आंसर में नंबर नहीं कटेगा। खैर मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ। गांव के अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि होता है, यानी खेती बाड़ी का काम ही होता है गांव लोगों का। कृषि कार्यों के लिए बरसात का होना आवश्यक है और खेती बाड़ी करने के लिए पानी की आवश्यकता, उसके लिए बरसात होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बरसात समय पर हो जाए तो फसल अच्छी पैदा हो जाती है, इससे लोग खुश हो जाते हैं। और अत्यधिक बरसात से फसल को बर्बाद भी कर देती है, जैसे बाढ़ आने से जान माल की भी खतरा होने लगती है। बरसात से गांव में जगह जगह पानी भी भर जाता है, इससे गंदगी पैदा हो जाती है, इसी कारण बीमारियां भी फैल जाती है। इस रूप में गांव वाले भी बहुत ही दुख झेलते हैं। तो बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर कर लेंगे, 3 और चैप्टर बचे हुए, ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए उस 3 और चैप्टर को कवर करेंगे। फिर हम लोग 3 नंबर वाला इसी तरीके से 3 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 3 नंबर भी कंप्लीट होगा। फिर लास्ट वीडियो बचेगा 5 नंबर को कैसे आपको टेकअप करना है। उसके बाद फिर MCQ का एक वीडियो आएगा, या फिर आप कोशिश कीजिएगा खुद से सेल्फ स्टडी करने का। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता होगा, जिस चैप्टर का आपको समरी नहीं याद है तो YouTube में उस चैप्टर का नाम लिखकर हिंदी समरी सर्च कीजिएगा, उस समरी को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि समरी याद है ना तो कोई भी क्वेश्चन उठा के देगा, आंसर आप लिख सकते हो। खाली छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। एग्जाम हॉल में याद रखिएगा, अगर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, कुछ भी उससे रिलेटेड लिख ही देना है। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, खाली छोड़कर नहीं आइएगा एक भी क्वेश्चन। तो नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।